दोस्तों, अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो कौन सा आपका बेस्ट टाइम रहेगा कि आप गोवा जाएं? तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने जो होते हैं ये हमारे पीक होते हैं। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि जो हमारा विंटर सीजन होता है इसमें लोग काफ़ी घूमना पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा क्रिसमस होता है यानी दिसंबर में क्रिसमस जो होता है, तो हमारे गोवा में बहुत फेमस चर्च है। वहाँ चर्च के कारण विंटर सीजन में जो भीड़ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने जो हमारे होते हैं ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाले महीने होते हैं। तो बेटर यही है कि आप इन 3 महीने को छोड़कर कभी भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन लेना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि या तो आप अक्टूबर या सितंबर में जाएं। ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, या फिर आप चले जाइए मार्च या फरवरी में, क्योंकि यही 2 सीज़न ऐसे हैं जो आपको घूमने का एक औसत आनंद भी देंगे और साथ ही साथ आपका बजट भी कम रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम गोवा कैसे पहुंचे। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप किस से आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं या बाय ट्रेन आ रहे हैं, या फिर आप फ्लाइट से आ रहे हैं। तो सिंपली अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको सीधे वास्को डी गामा जाना पड़ेगा, और वास्को डी गामा हमारा पड़ता है साउथ गोवा में, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको वही डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। दूसरा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको 2 रूट मिलेंगे। अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा मडगांव या वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मडगांव रेलवे स्टेशन आने की कोशिश करें, क्योंकि मडगांव रेलवे स्टेशन हमारा वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। यानी कि हमारा 1 घंटे का रास्ता है। तो आप पहले मडगांव आ जाइए और मडगांव से आप डायरेक्टली बाई रोड भी आप गोवा जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप नॉर्थ गोवा का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप थिविम रेलवे स्टेशन में उतरिए। और अगर आपको साउथ गोवा जाना चाहते हैं तो आप वास्को डी गामा जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है डायरेक्ट तो उस समय आप मडगांव में उतर सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दूं तो आप नॉर्थ गोवा में ही घूमिए, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो आप साउथ गोवा में थोड़े से ज़्यादा पैसे देकर आप घूमेंगे। तो आप नॉर्थ गोवा में ही घूमिए, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है और सबसे खूबसूरत भी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, यानी कि हम थिविम आ चुके हैं। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम टैक्सी से जाएं या फिर हम पर्सनल गाड़ी हायर करें। दोस्तों, बेटर यही रहेगा कि आप पर्सनल गाड़ी हायर करें, क्योंकि अगर आप पर्सनल गाड़ी हायर करेंगे तो उसका कॉस्ट कम आएगा, और अगर टैक्सी हायर करते हैं तो आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो बेटर यही है कि आप पर्सनल गाड़ी हायर करें। और दोस्तों, अगर आपने स्कूटी हायर की है तो उसका एक दिन का किराया 350 रुपये है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कलांगुट में रुकने के व्यवस्था। दोस्तों, कलांगुट में आपको 1000 से 1500 के नीचे आपको होटल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉमिनल रेंज में जाते हैं तो 1000 से 1500 का होटल आप ले सकते हैं, वो एसी ही मिलेगा। अगर आप नॉन एसी में जाएंगे तो नॉन एसी आपको मिल तो जाएगी, बट उसके जो एडवांटेजेस होंगे वो थोड़ी सी खराब होंगे। लेकिन फिर भी आपको 700 से 800 तक होटल जाएगा, लेकिन इससे नीचे रेट आपको पूरे गोवा में कहीं नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, सारी फैसिलिटीज़ आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, कोशिश करिएगा कि कलांगुट में जो बीच है हमारा, उस बीच के आसपास ही आप 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के दायरे में ही आप रूम लीजिए।
उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप कभी भी बीच पर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों अब आता है खाने पीने का खर्चा। तो दोस्तों अगर आप थाली सिस्टम लेते हैं तो आपको 150 रुपये के आसपास आपको खाने का खर्चा आएगा। 150 रुपये बहुत ज़्यादा है और हाँ, खाने पीने की कॉस्ट कम नहीं होगी। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आप ऑफ सीज़न में जाते हैं, यानी सितंबर या अक्टूबर में। इन सीजन्स के मुताबिक मैं आपको ये रेट बता रहा हूँ। यही अगर आप विंटर में जाओगे तो यही आपका 150 रुपये थाली आपका डायरेक्टली 300 रुपये थाली हो जाएगा और होटल का किराया भी 3000 से 4000 हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपका नॉमिनल बजट है तो आप विंटर सीजन को अवॉइड करें। और साथ ही साथ आज के डेट में खाने का आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कलांगुट बीच के बारे में। दोस्तों अगर आप कलांगुट बीच जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोटर राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए है। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे बीच की, यानी बागा बीच की। कलांगुट से बागा बीच की दूरी जो है वो लगभग 2 किलोमीटर है। दोस्तों बागा बीच का पानी नीले रंग का है और वहाँ आप अच्छा फोटो शूट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रात की। दोस्तों कलांगुट से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है टिटोज लाइन। दोस्तों टिटोज लाइन एक पब है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि यहाँ कैसीनोज होते हैं, डांसिंग क्लब्स होते हैं, आप वहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कलांगुट में और भी बहुत सारी प्लेसेस है घूमने के लिए। दोस्तों कलांगुट में एक और जगह है जिसका नाम है अवाड़ा फोर्ट। वो काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत खूबसूरत है। वहाँ आप टैक्सी हायर करके जा सकते हैं या अपनी पर्सनल गाड़ी भी ले सकते हैं और फोटोशूट भी कर सकते हैं। दोस्तों अवाड़ा फोर्ट से वापस आते समय आपको रास्ते में एक जगह पड़ेगी जो कि अवाड़ा फोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है सिंक्यूरम बीच। दोस्तों सिंक्यूरम बीच आप जरूर जाइएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं बजट की, यानी हमारा कितना खर्चा आएगा ओवरऑल पूरे गोवा ट्रिप का। तो दोस्तों अगर आप गोवा में बिना शॉपिंग के, बिना किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी के यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के, और अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं इसके बगैर, अगर मैं इन सारों का कॉस्ट हटाकर एक नॉमिनल रेंज बताऊं, वो आपका ओवरऑल गाड़ी का खर्चा, रूम का खर्चा और खाने पीने का खर्चा आपका वो लगभग 4000 से 5000 तक हो जाएगा।